अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। इसके पहले की क्लास में हमने संज्ञा पढ़ी और उसके प्रकार देखे। संज्ञा के 5 प्रकार देखे हमने। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। उसके बाद में हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा पढ़ी, समझी उसे, उसके उदाहरण देखे। फलों के नाम, ग्रंथों के नाम, समाचार पत्रों के नाम, नदियों के नाम, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसके बाद हमने जातिवाचक संज्ञा पढ़ी, समझी और इनके उदाहरण देखे। आज की क्लास में हम द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा देखेंगे और उसे समझेंगे। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्य का अर्थ होता है लिक्विड, लेकिन हिंदी व्याकरण में द्रव्यवाचक संज्ञा का अर्थ होता है मटेरियल नाउन, यानी इसे हम पदार्थवाचक संज्ञा भी कह सकते हैं। इसकी परिभाषा देखेंगे हम। द्रव्यवाचक संज्ञा यानी पदार्थवाचक संज्ञा की परिभाषा: जिन शब्दों से किसी ऐसे पदार्थ या द्रव्य का बोध होता है। यहाँ पे देखिए आप, पदार्थ और द्रव्य का नाम लिया गया है। पदार्थ कहा जाता है किसी वस्तु को और द्रव्य लिक्विड को कहा जाता है। हाँ, तो पदार्थ और द्रव्य दोनों ही का बोध होता है, जैसे जिसे हम नाप और तोल सकते हैं। नाप यानी हम उसे स्केल से नाप सकते हैं कि यह इतने फुट का है, इतने इंच का है, या उसे टेप से मीटर में भी नाप सकते हैं और तोल सकते हैं। तराजू में उसे तोला भी जा सकता है। नापने के लिए टेप से नापा जा सकता है उसे, या फिर दूध का जो नाप होता है उससे भी नापा जा सकता है। लेकिन गिन नहीं सकते, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिसे नापा और तोला जा सके, ऐसे शब्दों को नापा और तोला जा सके लेकिन गिना नहीं जा सकता, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण देखेंगे हम। वस्तुओं के नाम: सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पीतल आदि। इसे गिना जा सकता है? गिना जा सकता है क्या? नहीं। इसे तोला जाता है। तोला जाता है यानी सोने को तोल कर लिया जाता है, दिया जाए। व्यवहारिक जीवन में हम सोना, चांदी और लोहा, तांबा, पीतल सभी धातु तोल के लेते हैं और देते हैं। उसी प्रकार से हम पदार्थों में देखेंगे। पदार्थ: दूध, दही, घी, तेल, पानी आदि। यह सभी हम नाप कर लेते हैं और देते हैं। दूध को नापा जाता है, कितने लीटर है। दही, घी, तेल, पानी सभी को हम लीटर में नाप लेते हैं। अंत ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द है। और इसी प्रकार के जितने भी शब्द होते हैं, जिन्हें जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं उसे भी नापा जा सकता है, और जो वजन के हिसाब से होते हैं उसे तोला जाता है, लेकिन गिनने वाला नहीं। 1, 2, 3 यह पदार्थवाचक संज्ञा में नहीं आते हैं। अगला देखेंगे हम समूहवाचक संज्ञा। नंबर 4, समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन। समूह संज्ञा के नाम से ही पता चलता है कि यह संज्ञा समूह की होंगी, यानी कलेक्टिव नाउन
बहुत ज़्यादा लोग होंगे, इसमें समूह होगा। जिन शब्दों से एक ही जाति की वस्तुओं के समूह का बोध होता है। फिर से देखिए एक बार, समझिए इसे, इसकी परिभाषा समझिए समूहवाचक संज्ञा की। जिन शब्दों से एक ही जाति की वस्तुओं के समूह का बोध होता है उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा, राजू, पिंटू, बबलू से यह सभी नाम जो है तो व्यक्तिवाचक है। व्यक्तिवाचक से छात्र, ये सभी क्या है, छात्र है, तो छात्र क्या हुआ, जातिवाचक। और जातिवाचक यानी कि अब छात्र एक को भी छात्र कहेंगे, सभी को छात्र कहेंगे, और छात्रों के समूह से बना कक्षा, तो कक्षा को हम समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। सेना, देखिए दूसरा उदाहरण, सेना, ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह, हवलदार राम प्रसाद, बिस्मिल खान, ये सभी क्या है, सिपाही है। तो ये पहले जो हुए वो उनके व्यक्तिवाचक नाम थे, इन नामों से बना है सिपाही समूहवाचक, और सिपाहियों के समूह को कहा जाएगा सेना। तो सेना क्या हुआ, समूहवाचक संज्ञा। समूह, संघ, टुकड़ी, गिरोह और दल इत्यादि व्यक्तियों के समूह का बोध कराते हैं। ये सभी क्या कर रहे हैं, व्यक्तियों के, लोगों के समूह का बोध करा रहे हैं, इसलिए हम इन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। कुंज, ढेर, गट्ठा, गुच्छा इत्यादि। अब यहां पे व्यक्ति नहीं है, कुंज में, ढेर में, कूड़े का ढेर, कूड़ा जातिवाचक, कुरकुरे का रैपर यह व्यक्तिवाचक हुआ। लेकिन व्यक्तिवाचक में कूड़ा, अगर उसे कूड़ा कहा जाए तो वो जातिवाचक संज्ञा बन जाता है। लेकिन उसी कूड़े को कूड़े के ढेर बताया जाए तो वह समूहवाचक संज्ञा हो जाते हैं। गठरी, गुच्छा, गुच्छे में बहुत सारे फूल है, तो यहाँ पे व्यक्ति नहीं है, चीज़ें है, सामान है। हाँ, यहाँ फूल है, तो फूलों के गुच्छे को भी समूहवाचक संज्ञा ही कहा जाता है। गुच्छा इत्यादि वस्तुओं के समूह का बोध कराते हैं। यहाँ पे व्यक्तियों के समूह का बोध हुआ। कक्षा, सेना, समूह, संघ, टुकड़ी, गिरोह और दल में व्यक्तियों के समूह का बोध होता है। और कुंज, ढेर, गट्ठा, गुच्छा इत्यादि वस्तुओं के समूह का बोध कराते हैं। तो आपको समूहवाचक संज्ञा समझ में आ गई होंगी। अगला देखते हैं भाववाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाव, भाववाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी वस्तु के गुण, दशा या व्यापार का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिन शब्दों से वस्तु के, किसी चीज के गुण, क्वालिटी, दशा, पोजीशन या व्यापार का बोध होता है, या उनके बीच में जो क्रिया हो रही है उसका बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लंबाई, बुढ़ापा, नम्रता, मिठास, समझ, चाल इत्यादि। हर पदार्थ का धर्म होता है, यानी हर पदार्थ की अपनी एक क्वालिटी, एक एबिलिटी होती है, अपनी एक क्वालिटी
होती है। मिठाई की क्वालिटी क्या होती है? वो मीठी होती है। दवाई की क्वालिटी क्या होती है? वो कड़वी होती है ना। तो उसका धर्म, उसका भाव क्या हुआ? उसका गुण क्या हुआ? मिठास और कड़वाहट, ये उसकी क्वालिटी हुई। पानी में शीतलता होती है, आग में गर्मी होती है, मनुष्य में देवत्व यानी इंसानियत और पशुत्व यानी जानवरपन, यानी दोनों क्वालिटी होती है उसमें। अच्छे इंसान भी होते हैं, बुरे इंसान भी होती है, क्वालिटी दोनों भी होती है इत्यादि का होना आवश्यक है। पदार्थ का गुण या धर्म पदार्थ से अलग नहीं रह सकता। घोड़ा है तो उसमें बल है, वेग है और आकार भी है। व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह भाववाचक संज्ञा से भी किसी एक ही भाव का बोध होता है। धर्म, गुण, अर्थ और भाव प्राय पर्यायवाची शब्द है। इनके उदाहरण देखेंगे हम। सबसे पहले गुण या धर्म के अर्थ में मिठास, गुण क्वालिटी, धर्म को भी क्वालिटी कहा जाता है। गुण या धर्म एक ही बात है, तो हम गुण को लेके चलते हैं। गुण जल्दी समझ में आएगा आपके। गुण के अर्थ में गुण कैसे होता है? मिठास, खटास, रसीला, कड़वाहट, सुंदरता, कुशाग्रता, बुद्धिमत्ता इत्यादि। और भी बहुत सारे हैं, मिठास, खटास, रसीला। तो ये सब क्या है? मिठाई की का गुण क्या होता है? मीठा होता है। इमली का गुण क्या होता है? खट्टा होता है। आम रसीले होते हैं। नीम कड़वा होता है तो कड़वाहट। सुंदरता, कुशाग्रता, बुद्धिमत्ता। अवस्था, अवस्था के अर्थ में अमीरी, गरीबी, जवानी, बुढ़ापा, ये सभी क्या किस चीज़ के उदाहरण है? अवस्था के। उनकी एबिलिटी है, ये उनकी खास बात है। अमीरी, गरीबी, जवानी, बुढ़ापा, ये अवस्था के अर्थ पे, ये सभी अवस्था के अर्थ में है। गुणवाचक संज्ञा दशा के अर्थ में उन्नति, अवोन्नति, चढ़ाई, ढलाई इत्यादि, ये सभी भाववाचक। भाव के अर्थ में मित्रता, शत्रुता, कृपणता इत्यादि। यह सभी आपको गुणवाचक संज्ञा कहलाएंगे। हमने जो भी देखा है, रसीला, कड़वाहट, गुण के आधार पर, अवस्था के आधार पर, दशा के आधार पर, भाव के आधार पर। इन शब्दों से भाव विशेषण का बोध होता है। अंततः ये सभी भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। भाव का गुण होगा तो यह भाववाचक संज्ञा भी कहलाते हैं। और जिनसे भाव का, जैसे मित्रता एक गुण भी है और भाव भी है। शत्रुता गुण भी है और भाव भी है। तो जिनसे भाव विशेषण का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा भी कहते हैं। यह हमारा संज्ञा का पूरा
संज्ञा और संज्ञा के पांचों प्रकार पूर्ण हुए। आप इसे अपनी नोटबुक में ध्यान से एक एक का स्क्रीनशॉट लेकर ध्यानपूर्वक लिखना है आपको, और उसे याद भी रखना है, समझना है। इस पे आपका टेस्ट लिया जाएगा इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।